ज़रान ये गिफ्ट कैसा रहेगा भाभी के लिए। वो एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट उसे दिखा रही थी। परफेक्ट, और ये कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। वो उसके गिफ्ट को सराहते सामने खूबसूरत सा नेकलेस वो उसके गिफ्ट को सराहते हुए सामने खूबसूरत सा नेकलेस उसे दिखाने लगा, जिस पर वो गहरा सांस खींच कर रह गई। हम अपनी नहीं, जोरिश भाभी की शॉपिंग करने आए हैं जनाब, उसने जैसे उसे याद करवाया। और किसी कानून में ये लिखा हुआ नहीं है कि अगर तुम किसी और की शॉपिंग करने आए हो तो अपने लिए कुछ नहीं ले सकते। अब देखो इस नेकलेस को, इस पर यह जेड बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो शॉपकीपर को उसे दिखाने का बोल रहा था। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मैं जेड से नहीं आई हूँ, उसने जैसे याद करवाया। एक्सक्यूज़ मी मिसेस, आपका शोर जेड से है, उसने फ़ौरन बताया, जबकि इबादत सिर्फ नफ़ी में सर हिला गई। जब अचानक ध्यान बाहर एक खिलखिलाते हुए कपल की तरफ गया। वो कपल एक दूसरे के साथ इतना प्यारा लग रहा था कि हद नहीं। दोनों हंसते मुस्कुराते एक दूसरे में मगन थे। जब ज़रान का ध्यान उसकी तरफ गया, वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, रेशम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, उसे किसी बात का अफसोस नहीं। लेकिन अगर वो इरफान के खिलाफ वो केस दोबारा से खुलवाती ना, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी के ये खूबसूरत दिन कभी नहीं देख पाती। इरफान कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती। और उसके कान में हल्का सा वो बुड़बुड़ाया। उसने एक नज़र ज़र्रान को देखा और फिर बाहर रेशम की तरफ। हाँ, वो उसे पहचानती थी। उसके साथ उसका कज़न ब्रदर ही था, और यकीनन वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। शायद वो ठीक कह रही थी। वो अपनी ज़िंदगी यूं बेवजह ख़राब नहीं कर सकती थी। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। हाँ, वो बहुत खुश थी। और कौन सा पुप्पो ने हमेशा उसके साथ रहना था। वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, और सास के साथ तो शायद हर बहू को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो इन्हीं सोचों में थी जब ज़रान ने अचानक उसकी गर्दन में रेड कलर का जेड का नेकलेस डाला। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। आप सही कहते हैं, मुझे वकालत सीखते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। वो उसकी तरफ चेहरा फेरती सामने शीशे में अपनी गर्दन पर मौजूद वो खूबसूरत नेकलेस देखने लगी। वैसे वो कितना खूबसूरत है ना। वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर सामने मौजूद छोटी सी किसी बच्ची का ब्रेसलेट उसे दिखाने लगा। हाँ, वो भी खूबसूरत है, लेकिन वो तो किसी छोटी सी बच्ची का, मुझे तो कभी नहीं आएगा, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो ज़रान ने उसे घूर कर देखा। मुझे वो मेरी बेटी के लिए चाहिए, तुम्हारे लिए नहीं। हर चीज़ को अपनी तरफ ना खींच लिया करो। मुझ पर और मेरे प्यार पर थोड़ा सा हक मेरी बेटी का भी है। वो उससे कहते सामने मौजूद वो खूबसूरत सा ब्रेसलेट निकलवाने लगा, जो शायद उनकी होने वाली औलाद के लिए उनका पहला तोहफा था। कितना प्यारा है ना ये। लेकिन अगर बेटा हुआ तो। इबादत उसके हाथ में मौजूद ब्रेसलेट को छूते पूछने लगी। तो हम वेट कर लेंगे, और अगले साल जब बेटी होगी तब उसे पहना देंगे। वो आंख दबाकर वो ब्रेसलेट पैक करवाने लगा। मतलब हम अपने बेटे के लिए कुछ नहीं खरीदेंगे, उसे देखते हुए नाराज़गी से बोली। तुम खरीदो ना अपने बेटे के लिए कुछ, मैं तो अपनी बेटी की शॉपिंग कर रहा हूँ। वो मज़े से कहता तीनों गिफ्ट पैक करवा चुका था। कल मैं अपने बेटे की शॉपिंग के लिए दोबारा आऊँगी, वो मुंह बनाकर नाराज़गी से बोली। ज़रूर, लेकिन उससे पहले ज़रा मेरी बीवी के लिए लिपस्टिक की शॉपिंग कर लें। बड़ा ख़राब टेस्ट है मेरी बीवी की लिपस्टिक का, बिल्कुल टेस्टलेस। वो उसके गर्दन में हाथ डालता उसे अपने साथ लिए कॉस्मेटिक्स शॉप पर जाने लगा, जबकि उसके मुंह बनाने पर वो हंसते हुए उसके साथ आ गए। वो दोनों कराची पहुंच चुके थे। वो उसका बहुत ख्याल रख रहा था। उनके यहाँ आते ही सबसे पहले उनका इरादा घर जाने का था। वो डायरेक्ट उसके बाबा से मिलने उसके घर ही जा रहे थे। वो बहुत एक्साइटेड थी, खुश भी थी और थोड़ी बहुत घबराई हुई भी। परेशान मत हो मेरी जान, तुम्हारे बाबा तुम्हें आज सब कुछ बता देंगे। तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, वहाँ जाते ही सारा मसला हल हो जाएगा। तुम आराम से अपने बाबा से बैठकर खुद पूछ लेना कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों करने को कहा था। उसने गाड़ी बुक की थी एक उनके घर तक जाने के लिए। सारा रास्ता वो घबराई रही, और फिर आखिर वो उस जगह पहुंच ही गए जहाँ उनकी मंजिल थी। वो गाड़ी से उतरी तो सामने वाला एरिया बिल्कुल वीरान लग रहा था। एक खालीपन सा था। उसके चेहरे पर छाई हैरानगी उससे भी छुपी नहीं रह सकी। वो खुद भी हैरत से उस मैदान को देख रहा था जहाँ कुछ वक्त पहले उसे निकाह करके लेकर गया था। इस वक्त वो जगह बिल्कुल एक मैदान बनी हुई थी, वहाँ कोई घर मौजूद था ही नहीं। वो हैरान ये सब कुछ देख रहे थे। ये सब क्या है, हमारा घर कहाँ है, वो हैरत से देखने लगी। उस जगह पर जाते आदमी को उसने मुखातिब किया था। देखे भैया, यहाँ हमारा घर था, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ, ये सब कुछ। वो यकीनन कोई मिस्त्री या मजदूर वगैरह था जो वहाँ पर काम करने के लिए बुलाया गया था। बाजी हम तो काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक घर था वो तुड़वा दिया गया, यहाँ मार्केट बन रही है ना, वो उसकी तरफ देखते हुए बता रहा था, जबकि वो हैरत से उसे देख रही थी। तो क्या बाबा ने ये घर ताया अब्बू को बेच दिया, क्योंकि वही तो उस जगह पर मार्केट बनवाना चाहते थे, क्योंकि इस जगह की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अच्छा अच्छा ठीक है, आप ये बताइए यहाँ पर जो रहते थे वो कहाँ हैं। शहीर ने आगे बढ़कर उसे थामा, जबकि उसकी आंखों में चमकते आंसू देखकर वो समझ गया था कि वो कितनी उदास हो चुकी है। वो उसकी तकलीफ़ समझ सकता था। उसका दुख छोटा नहीं था। यहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था, अपनी ज़िंदगी जी थी उसने, और वो घर उसके सामने
और वो घर उसकी आंखों के सामने टूटा हुआ था। अच्छा, वो साहब वो तो अपने घर पर होते हैं ना जी, उनका घर यहाँ से आगे गलियों की तरफ है, हम शाम को अपनी मजदूरी लेने वहीं जाते हैं, उस आदमी ने बताया। जबकि अरूज समझ चुकी थी यकीनन वो ताया अब्बू के घर के बारे में बात कर रहा है। शहीर ये ताया अब्बू के घर के बारे में बात कर रहा है, आगे गलियों की तरफ बीच मोहल्ले में ताया अब्बू का घर है, चलें वहीं चलते हैं, वही हमें बता पाएंगे कि बाबा इस वक्त कहाँ हैं, बाबा ने ये घर क्यों बेचा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो कभी ये घर नहीं बेचने वाले थे, हमारा बचपन यहाँ गुजरा है, मेरी मम्मा यहाँ रुखसत होकर आई थी, बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो बहुत दुख से बोल रही थी जब शहीर ने उसे अपने साथ लगा। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, कोई ऐसा हो जिसकी वजह से उन्हें घर बेचना पड़ गया। तुम रिलैक्स हो जाओ, हम जा रहे हैं ना उनके पास, उनके बारे में पता करते हैं, तुम्हारे ताया अब्बू बता देंगे, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। वो उसे अपने साथ लिए उसी टैक्सी में ताया अब्बू के घर की तरफ रवाना हो गया था। वो शाम को उसे छोड़ कर आ गया था बर्थडे पार्टी पर, जो कि पार्टी नहीं थी, सिर्फ फैमिली के साथ ही कुछ लोग इकट्ठे थे जहां जोरिश का केक काटा गया था। वो फैमिली पार्टीज़ में बाहर के लोगों को इनवाइट नहीं करते थे, इतना तो वो समझ ही गया था। वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। आगे पार्टी में क्या हुआ वो नहीं जानता था। अब ऑफिस से सीधा उसे घर जाना था, लेकिन घर जाने की बजाय 8:30 बजे के करीब वो उसे लेने वापस पहुंच चुका था। मुलाजिम ने अंदर आकर बताया कि बाहर दामियार शाह उसे लेने के लिए आया। उसे गुस्सा तो बहुत आया था। वो उसे बता कर आई थी कि आज शाम वो वापस नहीं जाएगी, बल्कि रात को घर पर ही रुकेगी, तो वो उसे लेने क्यों आ गया। अरे बेटा, तुम तो कह रही थी कि रात यहीं रुकोगी, लेकिन दामियार तो तुम्हें लेने के लिए आए, अम्मी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। पता नहीं अम्मी, मैं पूछ कर आती हूँ, हो सकता है कुछ बताने के लिए आए हूँ या कुछ पूछने के लिए। वैसे तो मैं उनको बता के आई थी कि मैं रात को रुकूंगी। वो वो उठ वो उठकर बाहर जाते हुए उनसे बोली थी, क्या मसला है आपके साथ? क्या मैं आपको कहकर नहीं आई थी कि मैं आज की रात वापस घर नहीं आऊँगी? क्यों आए आप मुझे लेने के? ये क्या तरीका है? आप मेरे साथ बेईमानी नहीं कर सकते। आपने खुद कहा था कि मैं रात को यहाँ रुक सकती हूँ। कल रात इसीलिए मैंने आपके दोस्तों से मिलने के लिए नीचे आने की हामी भरी थी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना था, इसलिए नहीं कि आप अपनी मर्जी जब करें आते जाएं। वो बाहर आते हुए गुस्से से बोली, जबकि वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके गाल पर लब रख गया। उसकी तेज़ तेज़ चलती ज़ुबान को अचानक ब्रेक लगी। इसा जान, जब शोर शाम को वापस काम से लौटता है तो उसे यूं गुड इवनिंग या इस तरह का कुछ अच्छा सा कहना चाहिए, गाल पर एक छोटी सी प्यार की निशानी छोड़नी चाहिए, लेकिन तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा बातें करती हो। खैर कोई बात नहीं, बाकी बातें हम घर चल कर करते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, हरगिज़ नहीं दामियार शाह, नहीं, हरगिज़ नहीं दामियार शाह, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि मैं आज घर नहीं जाऊंगी, तो फिर तुम अपनी मर्ज़ी से मुझे लेने आए हो और ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तो ये तुम्हारी सिर्फ गलत फहमी है और कुछ नहीं। वो बेहद गुस्से से बोल रही थी। इज़ा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर कोई तमाशा करूँ तो चुपचाप मेरे साथ चलो। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका धमकाता हुआ अंदाज उसे मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। मतलब वो उसे साफ अल्फाज में अब धमका रहा था अपने साथ चलने के लिए। तुम करो तमाशा, फिर मैं तमाशा करूँगी। वो इतने गुस्से से बोली कि दामियार एक गहरा सांस लेता उससे कुछ कहने ही लगा था कि अचानक अम्मी बाहर निकलते हुए उनकी तरफ आने लगी। वो चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए उनकी तरफ देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हो? ये क्या, छोड़कर बाहर से ही लौट जाते हो और फिर बाहर से ही लेने आते हो? बेटा, घर के अंदर भी आया करो, ये तुम्हारा ही तो घर है, चलो अंदर आओ, और कुछ नहीं तो जोरिश की सालगिरह की मुबारकी दे दो। वो फोर्स करने लगी तो दामियार मजबूर हो गया उनके साथ आने पर। जी बिल्कुल, भाभी जी को मुबारकबाद तो मैं भी देना चाहता था। उसने मुस्कुराकर गाड़ी को लॉक करते कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, जबकि अम्मी ने इज़ा को पीछे रहने का इशारा किया। अम्मी के इशारे पर वो पलट आए। ये कौन सा तरीका था शोर से बात करने का इज़ा? तुम इतनी बदतमीज़ कब से हो गई हो? तुम दामियार को तुम कहकर मुखातिब कर रही थी, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी, शोर से बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? अम्मी बेहद गुस्से से बोल रही थी। यकीनन वो उसकी और दामियार की बातें सुन चुकी थी। अम्मी, वो दरअसल मेरा उनके साथ वादा था, वो अपना वादा तोड़ रहे थे। तो वो परेशानी से बताने लगी जब अम्मी ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया। मुझे सच सच बता इज़ा, ये सब कुछ चल क्या रहा है? इतना तो मैं समझ गई हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, अब ये गड़बड़ क्या हुई है ये मुझे बताएगी तू या नहीं? आखिर चल क्या रहा है तुम लोगों के दरमियान में?
तुम दोनों को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि एक नया शादीशुदा जोड़ा है। तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम लोगों के रिश्ते से मिसिंग है। तो मुझे सच सच बता क्या चल रहा है। अम्मी क्या हो गया है? आपको पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं आप। वो इग्नोर करने वाले अंदाज में बोली। इज़ात तुझे देखकर लगता ही नहीं कि तेरी नई नई शादी हुई है। एक नई नई शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती बेटा जैसे तेरी है। तू हर वक्त आज़ाद घूमती रहती है। तुझे एहसास तक नहीं अपने रूप का। तुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि एक शादीशुदा लड़की, नई शादीशुदा लड़की किस तरह से रहती है। तुझे देखकर तो लगता ही नहीं कि दामियार के साथ तेरा कोई रिश्ता है। सच सच बता मुझे, क्या तुम दोनों एक बंधन में बंध चुके हो? तुझे देखकर लगता ही नहीं कि तुम। अम्मी अभी बोल रही थी जब उसके चेहरे की उड़ती रंगत पर उनके लब खामोश हुए। वो सब समझ चुकी थी। उन्होंने एक दुनिया देखी थी। अपनी बेटी की बातों पर बिन कहे क्यों ना समझ पाती वो उसकी बातों को। तुझ में और दामियार में कोई रिश्ता नहीं है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? अभी तक तेरी इस दवाजी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई। वो उसे देखते हुए बोली तो वो सर झुका गई। अपनी माँ के सामने वो झूठ नहीं बोल सकती थी। अम्मी मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। वो शख्स इतना अच्छा नहीं है जितना आपके सामने बना हुआ है। ये सब कुछ झूठ था। सब कुछ एक एक चीज़ झूठ थी। हमारी शादी, ये रिश्ता लेकर आना, रिश्ता मांगना, ये सब कुछ झूठ था अम्मी। वो इंसान बहुत बेईमान है। उस दिन जब ज़बर भाई को गोली लगी थी उस दिन इसने मुझे अपने घर बुलाया। इसने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह कर लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा और ये बात मैंने घर में और उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं ये बात घर में सबको बताऊं। ये घर में रिश्ता लेकर आना, मेरा सबके साथ बगावत करना, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। दामियार शाह जैसा इंसान कभी मेरी चॉइस नहीं हो सकता अम्मी। मैं मजबूर थी इससे शादी करने के लिए। मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी अम्मी। ऐसा इंसान कभी भी मेरी चॉइस नहीं हो सकता। वो अपनी माँ को देखते रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, जबकि वो हैरानगी से उसे सुन रही थी कि उनकी बेटी ने क्या कुछ नहीं झेला। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। जो भी था, अब उनकी बेटी उस शख्स के निकाह में थी और अब उसे ज़िंदगी ख़राब करने का मशवरा तो वो दे नहीं सकती थी। ये वक्त था एक अच्छी माँ बनकर अपनी बेटी को घर बसाने का मशवरा देने का। वो जो भी था, वो शख्स निकाह कर चुका था और फिर धूमधाम से उसकी बारात लेकर आया था। जिस तरह से वो चाहती थी उसी तरह से वो उसे यहाँ से ब्याह कर लेकर गया था। अब अगर ये बात खुल जाती या सामने आ जाती तो बहुत मसले पैदा होते। वो मानती थी दामियार ने जो किया वो गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर उनकी बेटी उन पर पहले इतमाद करती और उन्हें बताती कि वो इस तरह की किसी परेशानी का शिकार है तो यकीनन वो उसकी मदद करती। लेकिन उस वक्त वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। लेकिन जो तुम कर रही हो वो गलत है। ठीक है, दामियार ने जो किया मैं उसे सही नहीं कर सकती, लेकिन अब जो तुम कर रही हो वो गलत है। वो जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारा शोहर है। अब मैं मानती हूँ वो एक गलत इंसान है, लेकिन मुमकिन है कि अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए चुना। वो एक भटका हुआ इंसान है बेटा। हो सकता है उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया हो, उसे बुराई से रोकने के लिए, उसे सीधी राह दिखाने के लिए। जो कुछ हो चुका है वो बदल नहीं सकता मेरी जान। अब वही तुम्हारा शोहर है और तुम्हें उसे कबूल करना होगा। तुम हर चीज़ में नेगेटिविटी मत ढूंढो। अगर उसमें बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। उसे औरतों की कमी कभी भी नहीं रही। वो जिस तरफ चाहे जैसे चाहे जा सकता है, लेकिन उसने तुम्हें चुना अपनी मोहब्बत के तौर पर। तुम्हारे लिए वो लड़ा है, तुम्हारे लिए उसने बगावत की है, उसने गलत रास्ता भी इख्तियार किया, गलत कदम भी उठाए। लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम्हें उसने इज्जत से अपनाया। क्या कर लेते तुम्हारे भाई अगर वो निकाहनामा लेकर यहाँ आ जाता, तुम्हारे भाइयों को बता देता कि किस तरह उनके होते हुए उसकी बहन को अपने निकाह में ले चुका है और तुम्हारे भाई कुछ नहीं कर सके। तुम्हारे भाइयों को बेबस कर सकता था, ब्लैकमेल कर सकता था, उनकी इज्जत को रेजा रेजा कर सकता था। दो कौड़ी की इज्जत ना छोड़ता वो तुम्हारे भाइयों की। क्या कर लेते तुम्हारे भाई अगर वो इस बात का दावा करता कि वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा। वो तुम्हारी बात मानकर तुम्हारा रिश्ता लेकर आया, तुम्हारे भाइयों से, तुम्हारे बाप से निकाह का छुपाया और इज्जत से तुम्हें यहाँ से रुखसत करके लेकर गया। जानती हो क्यों? वो मजबूर नहीं था, तुम मजबूर थी और वो तुम्हारी मोहब्बत में बेबस था। ऐसा तुम्हें शायद नज़र नहीं आया होगा, लेकिन ये जो सब उसने किया है ना, वो अपनी मोहब्बत की खातिर किया। वो तुमसे प्यार कर बैठा है ऐसा। वो अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हारी हर बुरी बात, हर नफ़रत, हर बुरा रवैया सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। तुम्हारी हर बात वो बर्दाश्त कर जाता है। उसने अब तक तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती ताल्लुक़ नहीं जोड़ा, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत गवारा नहीं करती। मोहब्बत में ताल्लुक़ ज़बरदस्ती के नहीं बनाए जाते और वो किसी तरह का कोई ज़बरदस्ती
दोस्ती का ताल्लुक तुमसे नहीं जोड़ रहा, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है बेटा, और इतनी सी बात तुम समझना नहीं चाहती हो। अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो अब तक रुका हुआ है। वो तुम्हारी तरफ आना चाहता है, तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, तुमसे ताल्लुक बनाना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारी मर्ज़ी का इंतज़ार कर रहा है। अगर उसमें बुराइयां हैं तो एक बीवी होने के नाते तुम्हें उन बुराइयों को दूर करना चाहिए, ना कि उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। वो बहुत गलत है, हमेशा गलत रहा है, हर तरह का गलत काम उसने किया, लेकिन एक बीवी होने के नाते तुम जानती हो तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है कि तुम उसे सही रास्ता दिखाओ, उसे बताओ कि वो कहाँ गलत है। देखो बेटा, बुराइयां तो कोई भी निकाल सकता है, बड़ी बात यह है कि उसके अंदर की अच्छाइयाँ ढूंढो, उसके साथ निभाह करने की कोशिश करो। तुम उसे सीधे रास्ते पर ला सकती हो। बस करें अम्मी, आपको क्या लगता है मैं कैसे इंसान को सीधे रास्ते पर ला सकती हूँ जिसके अंदर हर तरह की बुराई हो, शराब पीना, नशा करना, बेईमानी करना, सबसे बढ़कर ज़नाई है वो। मैं किसी भी तरह उससे दूर जाना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ उसे, और आप कह रही हैं कि मैं उसके साथ निकाह करूँ। अम्मी, इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह ज़ना है। क्या तुमसे निकाह के बाद उसने ये गुनाह सर अंजाम दिया? अम्मी उसकी बात काटते हुए बोली तो वो कंधे उचका गए। वो जिस बारे में जानती नहीं थी उस बारे में क्या कह सकती थी। उसे देखकर लगता तो नहीं कि तुमसे निकाह के बाद वो इस गलत काम से दूर नहीं हुआ, और ना ही तुम्हारे पास होते हुए वो कैसे किसी और औरत के पास जा सकता है। अगर तुम एक बीवी होने के नाते उसकी हर ज़रूरत पूरी करती हो तो फिर वो क्यों बाहर जाएगा? तुम अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ अदा करो मेरी जान, वो खुदा तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। अम्मी उसे समझाते हुए बोल रही थी जब उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं उस शख्स पर एतबार नहीं कर सकती, वो उनकी बात काटते हुए बोली। तो फिर तुम उसके ज़ना करने पर भी कोई एतराज़ नहीं उठा सकती। अगर तुम बीवी होने के नाते अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देती हो तो फिर वो ज़ना करे या गुनाह, तुम कोई नहीं होती हो उससे पूछने वाली। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाहती हैं कि मैं उसकी बीवी के तौर पर उसके घर में रुकूं और वो मेरे सामने इस तरह के काम करे और मैं आवाज़ भी ना उठाऊं? तुम आवाज़ उठाने का हक तब रखोगी जब तुम उससे जुड़े अपने फ़र्ज़ अदा करोगी। इसके बाद अगर वो कोई गलत काम करे, तुम आवाज़ उठाने का हक तब रखोगी जब तुम उससे जुड़े अपने फ़र्ज़ अदा करोगी। और फिर अगर वो गलत काम करे, लेकिन अगर तुम अपने फ़र्ज़ पूरे ही ना करो और वो गलत काम करे, तुम कोई नहीं होती आवाज़ उठाने वाली। और मेरी एक बात याद रखना, उसका ये गुनाह तुम पर आएगा, क्योंकि यहाँ तुम अपने फ़राइज़ अदा करने से खुद पीछे हट रही हो। अगर तुम्हारे होते हुए तुम्हारा शौहर किसी और दूसरी औरत के पास जाता है तो यहाँ गुनाहगार तुम हो, वो नहीं। अम्मी अपनी बात मुकम्मल करती अंदर जा चुकी थी, जबकि वो कितनी ही देर उनकी बातों को सोचती वहीं खड़ी रही।